आरक्षण की चर्चा की द्वितीय कड़ी में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर हितेश सिंह आपसे आरक्षण की चर्चा की पहली कड़ी में हमने चर्चा किया कि आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों है और भारत में आरक्षण का आधार जातीय क्यों है। आरक्षण के विरोध में प्रायः यही तर्क दिया जाता है कि आरक्षण से अयोग्य लोगों का चयन हो जाता है, जिससे गुणवत्ता में ह्रास आता है, कार्यशीलता घटती है। आरक्षण विरोधी जब आरक्षण से योग्यता के हनन का आरोप लगा रहे होते हैं तो वो आरक्षण को योग्यता के चयन का आधार प्रायः मेरिट को बनाते हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा कि क्या आरक्षण से मेरिट का हनन होता है, गुणवत्ता घटती है, क्या योग्यता अथवा कार्यशीलता को दरकिनार किया जाता है। आज की चर्चा में मैं आपको थोड़ा सा सतर्क करना चाहूँगा कि हमारी आज की चर्चा दो भागों में संपन्न होगी। पहला भाग जो होगा जिसमें हम मेरिट के सिद्धांतों पर बात करेंगे, मेरिट क्या है, मेरिट क्यों है, मेरिटोक्रेसी क्या है। और जो दूसरा वीडियो आपके सामने आएगा उसमें हम भारत में आरक्षण के बिल्कुल आंकड़े के साथ रखेंगे कि आरक्षण को लेकर के आंकड़े क्या क्या हैं। तो पहली चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा का पहला बिंदु है कि जब क्या योग्यता का मापन मेरिट से ही किया जाना चाहिए। तो प्रचलित अर्थ में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेरिट किसे कहते हैं। सामान्यतः मेरिट का अर्थ होता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में जो रिजल्ट आता है उसकी एक ऊपर से नीचे तक के अंकों की एक श्रेणी बनाई जाती है और जितने लोगों का हमें चयन करना होता है, ऊपर से जितने सबसे ज़्यादा अंक पाए हुए लोगों से क्रमशः नीचे आते हुए हम उनका चयन करते जाते हैं। और जब संख्या हमारी पूरी हो जाती है तो हम कहते हैं कि आप अयोग्य पाए गए इस परीक्षा के लिए। प्रायः इसमें कट ऑफ की भी व्यवस्था की जाती है, कट ऑफ से आप लोग परिचित होंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह व्यवस्था जो है यह चयन का, किसी भी पद के लिए चयन का कितना सही आधार है, इसका परीक्षण करेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि मेरिट तभी निष्पक्ष मानी जा सकती है जब सरकारी शिक्षा व्यवस्था सर्वसुलभ हो, शिक्षा की सुविधा अच्छी हो और पर्याप्त हो। हम जानते हैं कि पढ़ाई में किसी भी कंपटीशन के लिए 3 तरह के संसाधन यानी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला आर्थिक संसाधन, जैसे ट्रेनिंग, पढ़ने लिखने की सुविधा, पाठ्य सामग्री, पढ़ाई में पैसे की चिंता न होना। दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक संसाधन, जैसे सोशल नेटवर्क, आत्मविश्वास, मार्गदर्शन, सलाह, जानकारी या अतिरिक्त कार्य से दबाव से मुक्ति। तीसरा अभ्यर्थी की स्वयं की आंतरिक क्षमता और कठिन परिश्रम करने की क्षमता। हम जानते हैं कि आर्थिक संसाधन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसाधन को अभ्यर्थी स्वयं नहीं इकट्ठा करता है। यह उसको प्रायः स्नातक तक की परीक्षाओं के लिए यह उसको उसके जन्म स्थान और उसके परिवार से मिलता है, परिवेश से मिलता है, वह उसको इकट्ठा नहीं करता है। भारत में पारंपरिक रूप से आर्थिक और सामाजिक व सांस्कृतिक संसाधनों का वितरण जो बंटवारा हुआ है वह जाति के आधार पर हुआ है। उच्च जातियों को ये संसाधन सर्वसुलभ हैं, निम्न जातियों को प्रायः मिलते ही नहीं हैं। निम्न जातियां अर्थात SC, ST, OBC के अभ्यर्थियों में ये संसाधन आसानी से नहीं मिल पाते। उच्च जातियों को लोगों को का आर्थिक संसाधनों पर कब्जा है, सामाजिक हैसियत ऊंची है, सोशल नेटवर्क उनका बहुत मजबूत है। इससे उस वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होता है। उस वर्ग के अभ्यर्थियों को सलाह देने वाले, जानकारी देने वाले लोगों का अभाव नहीं होता, उन्हें सहज मिल जाते हैं, उन्हें अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, स्तरीय विद्यालय मिल जाते हैं। अतः आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग जो SC, ST, OBC है और जो जनरल है के बीच जो संसाधनों की उपलब्धता में बहुत ज़्यादा भेद है। तो जब संसाधनों की उपलब्धता में भेद है तो जो उसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं, तो संसाधनों की उपलब्धता में भेद रहते हुए हम किसी अभ्यर्थी की परिश्रम और उसकी बुद्धि का मापन कैसे सही से कर सकते हैं, उसके परीक्षा के प्राप्तांकों से हम उसकी पूरी क्षमता का मापन कैसे सही कर सकते हैं। इसी बात को NCERT के पूर्व महानिदेशक कृष्ण कुमार ने कहा है कि सामाजिक ऊंच नीच, अमीर गरीब की अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के समय केवल उन्हें बराबर का समय दे करके और गोपनीयता बनाने के लिए रोल नंबर दे करके हम मान लेते हैं कि हमने सभी अभ्यर्थियों को बराबर का अवसर दे दिया, तो यह एक केवल भ्रम पैदा करने की स्थिति है। ऐसे में मेरिट एक सही प्रणाली नहीं है, मेरिट जांचने की, योग्यता जांचने की सही प्रणाली नहीं है। जब अलग अलग पृष्ठभूमि में तो मेरिट कैसे केवल
केवल एक परीक्षा के प्राप्तांकों से नाप लेंगे। किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक निर्धारित करने में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके पास पैसा है या नहीं है, वो किन जातियों से आता है, अगर ऊंची जातियों से आएगा तो उसका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा, तो ये सब चीजें महत्व रखती हैं। तो केवल हम परीक्षा का समय बराबर का दे करके और रोल नंबर गोपनीय बना करके हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि वो सब बराबर हो गए, जब तक उनके बराबर नहीं करेंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप हमारे पीछे के बोर्ड पर ध्यान दें तो आप देख रहे होंगे कि समझ लीजिए कि ये एक परीक्षा की प्रणाली है जहां दौड़ हो रही है। दौड़ के आधार पर कुछ लोगों का चयन करना है। तो एक समूह ए जो है वो यहां खड़ा है, एक भारत की एक जाति ये है, एक जाति ये है और एक जाति ये है। इन तीनों जातियों से ये कहा गया है कि आप दौड़िए और जो यहां पहले पहुंच जाएगा वही मेरिटधारी होगा और उसी का चयन कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से बी सबसे पहले यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि बी अपने लक्ष्य के बहुत निकट है। तो जब दौड़ प्रतियोगिता तभी उचित मानी जाएगी कि जब केवल अंत बिंदु नहीं बराबर होना चाहिए बल्कि उनका प्रारंभ बिंदु बराबर होना चाहिए। तो जब प्रारंभ बिंदु में ही इतनी असमानता है, इतना विभेद है, तो आप एक परीक्षा के अंक बना करके या एक निश्चित समय में दौड़ देख करके आप उसकी पूरी योग्यता का मापन नहीं कर सकते। कि जब तक तीनों को ए, बी और सी तीनों को यहां नहीं खड़ा करेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रणाली बराबर से शुरू की गई है। तो जो भारत के निम्न जातियां हैं वो इतना पीछे हैं, कोई इतना पीछे है, और जो अनारक्षित वर्ग है वो यहां से शुरू करता है, तो निश्चित रूप से प्रारंभ बिंदु एक किए बिना दौड़ की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। तो आरक्षित और अनारक्षित वर्गों के बीच आरंभ बिंदु ही समान नहीं है। प्रारंभ बिंदु की समानता अर्थात उचित आर्थिक और सामाजिक परिवेश उपलब्ध होने से होने वाली हानि, तो उस होने वाली हानि को भरने के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था इसलिए है क्योंकि कुछ जातियों को के पास संसाधन नहीं है, उनके पास आत्मविश्वास की कमी है, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे हैं, शैक्षिक रूप से पीछे हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि से जो उनको हानि होती है उसको भरने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब आते हैं कि ये जो मेरिट हम कहते हैं, ये मेरिट व्यवस्था क्या है, इसे क्यों लाया गया, क्यों लाई गई मेरिट व्यवस्था। तो हम जानते हैं कि प्रायः दुनिया का समाज, भारत के अलावा भारत का जो दुनिया का जो समाज था, मध्यकालीन समाज लोकतंत्र के आने से पहले वो सामंती था। वहां जमींदार होते थे, सामंत होते थे, और भारत में जातीय आधार पर वर्गीकरण है, उच्च जातियां हैं। तो दुनिया के संसाधनों पर भारत के इतर जो संसाधन थे वो उन पर दुनिया के सामंतों का कब्जा था और भारत में उच्च जातियों का कब्जा था। तो परंपरागत समाज में और उच्च जातियों का कोई कब्जा ही नहीं था, बल्कि यह कब्जा वंशानुगत आधार पर बढ़ता जाता था। अर्थात यदि पुरोहित का बेटा ही पुरोहित बनेगा, सामंत का बेटा सामंत बन जाएगा। परंपरागत समाज में पद और सम्मान का निर्धारण जन्म के आधार पर किया गया, वंश के आधार पर किया गया। कोई परीक्षा नहीं होती थी इनकी, कोई योग्यता का मापन नहीं होता था। राजा का लड़का राजा बन जाएगा, जमींदार का लड़का जमींदार बन जाएगा, पुरोहित का लड़का पुरोहित बन जाएगा। तो वंश ही उनके विशेषाधिकार थे। इसी व्यवस्था को, वंशवादी व्यवस्था को तोड़ने के लिए जब दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्य आए, दुनिया में लोकतंत्र की हवा बही, न्याय, बंधुत्व और समानता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो इसी असमानता को मिटा करके बुद्धि और मेहनत के बल पर हासिल उपलब्धि को पद निर्धारण का आधार बनाने के लिए मेरिट लाई गई। अर्थात मेरिट इसलिए लाई गई कि जो लोग वंश से चाहे योग्य हों या अयोग्य हों, फलाने के घर पैदा होने की वजह से कोई पद या सम्मान पा लेते थे, उस व्यवस्था को हटाने के लिए मेरिट की व्यवस्था लाई गई। और यह कहा गया कि इसमें सबको बराबर का अवसर होगा और इसमें केवल बुद्धि और मेहनत नापी जाएगी। तो लेकिन जब आप जानते हैं कि समाज का बंटवारा किस रूप में हुआ है कि आर्थिक संसाधन का कब्जा, सामाजिक रूप से उच्च हैं, तो जब सामाजिक रूप से कोई उच्च है, उच्च जाति का है और कोई किसी आर्थिक संसाधनों पर उसका कब्जा है, तो वह तो मेरिट को प्रभावित कर देगा। इसके लिए वह मेरिट को प्रभावित कर देगा। तो यानी मेरिट जो असमानता को मिटाने के लिए लाई गई थी, एक बार पुनः मेरिट असमानता बनाने वाली व्यवस्था हो गई। अर्थात मेरिट इसलिए लाई गई थी कि वंश को चयन का आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि योग्यता को चयन का आधार, बुद्धि और मेहनत के बल पर हासिल की गई योग्यता को चयन का आधार बनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जो लोग संसाधन से युक्त हैं, सामाजिक रूप से उच्च हैं, वह मेरिट को तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में कर लेते हैं। ऐसे नियम बना देते हैं कि मेरिट उनके पक्ष में चली जाती है।
तो इसी विषय पर डेनियल गोल्डन एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, जिन्होंने द प्राइस ऑफ एडमिशन 2007 में बताया कि किस प्रकार अमेरिकी प्रशासकों ने अपने पालियों को एडमिशन देने के लिए वहां के प्रमुख कॉलेजों में या तो सीटें खरीद ली या मेरिट को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए दबाव बनवा करके कानून बनवा लिया। भारत में भी धन बल, जाति, नेतागिरी का इस्तेमाल करके मेरिट को तोड़ा मरोड़ा जाता रहता है। इस प्रकार मेरिट की व्यवस्था से भी जो प्रभावशाली वर्ग था वही मेरिटोरियस घोषित हुआ। यह मेरिटोक्रेसी अब केवल प्रभुत्वशाली वर्ग को ही फायदा पहुंचा रही है। इसे अब मेरिटोक्रेसी ट्रैप या मेरिट का फंदा कहा जाने लगा है। इसके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालयों में जजों की संतानें ही जज बनती हैं प्रायः। विश्वविद्यालयों में अध्यापकों, प्रोफेसरों के बच्चे ही प्रोफेसर बना दिए जाते हैं प्रायः। ये कौन सा आधार है? ये कौन से योग्यता और बुद्धि और बल का नापा जा रहा है? तो इसी विषय पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन का मानना है कि जब व्यक्तियों या पदों को मेरिट का आधार माना जाएगा तब यह असमानता बढ़ाने वाली होगी। पद को नहीं बल्कि कार्य को मेरिटोरियस माना जाना चाहिए। क्या हम एक आईएएस या डॉक्टर को तब भी मेरिटोरियस मानेंगे जब वो अपनी शिक्षा का प्रयोग करके भ्रष्टाचार कर रहा हो, समाज का अहित कर रहा हो? निश्चित रूप से नहीं। आप सबका जवाब होगा नहीं। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। यदि किसी कार्य का परिणाम ऐसा है कि जो समाज हम बनाना चाहते हैं उसी दिशा में हमारा समाज बढ़ रहा है तो उसे मेरिटोरियस कहा जाए, न कि किसी पद या व्यक्ति को, कार्य को मेरिटोरियस कहा जाए। यदि हम समतामूलक समाज, एक श्रेष्ठ समाज की संकल्पना रखते हैं तो उसमें गरीब अमीर, ऊंच नीच की खाई नहीं होनी चाहिए। अतः मेरिट को नापने का पैमाना भी ऐसा होना चाहिए कि उससे असमानता न बढ़े। कोई भी समाज दुनिया का जो होना चाहता है उसके कल्पना के समाज की तरफ जो कार्य बढ़ाते हैं उसे मेरिटोरियस माना जाना चाहिए। हर समाज एक नई नई स्थिति प्राप्त करना चाहता है, तो जो दुनिया का कोई अलग अलग समाज अलग अलग स्थितियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो समाज जो स्थिति प्राप्त करना चाहता है उसी की ओर जो काम बढ़ाएगा उसको मेरिटोरियस कहा जाएगा। लेकिन बड़ी चालाकी से भारत में हमारे मस्तिष्क में भर दिया गया है कि परीक्षा के अंक और डिग्री मेरिट को निर्धारित करेंगे। वो जो परीक्षा के अंक ज्यादा हासिल करेगा और जो डिग्री धारक होगा वो मेरिटोरियस माना जाएगा। इस आधार पर अगर हम मूल्यांकन करें तो क्या कबीर को आप मेरिटोरियस मान पाएंगे? रैदास को कभी मेरिटोरियस मान पाएंगे? दुनिया के बहुत सारे कलाकार हुए जो पढ़ाई नहीं की बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी उनके योगदान से दुनिया में नई क्रांतियां आई, नए नए परिवेश पैदा हुए, दुनिया में समानता का विस्तार हुआ। तो इसलिए पढ़ाई को मेरिट का आधार मानना बहुत उचित नहीं है। अतः समझना चाहिए कि पढ़ाई या डिग्री को मेरिटोरियस बताने वाले अपने लाभ के लिए ऐसा प्रचार किए हैं, क्योंकि उस वर्ग का जो ये प्रचार किए हैं कि पढ़ाई ही मेरिट का आधार होती है, वो स्वयं ऐसे वर्ग से आते हैं कि जिनका पढ़ाई पर विशेषाधिकार रहा है। अन्य वर्ग को तो भारत में कई हजारों जातियों को तो पढ़ने लिखने का अवसर ही नहीं दिया गया। इसके अलावा मेरिट स्वयं एक, आप जानते हैं कि मेरिट कोई ऐसा शब्द नहीं है कि पूरी दुनिया में निरपेक्ष रूप से है। मेरिट एक सापेक्ष शब्द है। एक व्यक्ति किसी काम के लिए मेरिट वाला हो सकता है पर उसके दूसरे कार्य के लिए वह उपयुक्त नहीं होगा। अतः एक ही मानक को हर जगह लागू कर देना उचित नहीं है। फिर भी भारत में सरकारी सेवाओं में चयन के लिए या विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए किताबी ज्ञान को ही आवश्यक माना जाता है। अनुभवी ज्ञान की उपेक्षा कर दी जाती है। कुछ विशेष क्षेत्रों में हो सकता है कि किताबी ज्ञान महत्वपूर्ण हो, वैज्ञानिक में, अध्यापक बनने में, परंतु बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां अनुभवी को व्यवहारिक ज्ञान अधिक महत्व का होता है। लेकिन आरक्षण विरोधी प्राय प्रत्येक क्षेत्र में किताबी ज्ञान को ही महत्व देने की बात करते हैं। आपको पशुपालन नहीं आता, आपने पशुपालन के बारे में पढ़ा है तो आप पशु अधिकारी नियुक्त हो जाएंगे। आपको खेती बाड़ी करना नहीं आता है लेकिन आपने कृषि से स्नातक किया है तो आप कृषि विभाग में नियुक्त हो जाएंगे। आपको वनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है लेकिन आपने पढ़ लिया वनों के बारे में तो आप वन विभाग में नियुक्त हो जाएंगे। आपको मछली पालन करने नहीं आता है लेकिन मछली के बारे में कुछ सैद्धांतिक बातें पढ़ ली हैं तो आप मत्स्य विभाग में नियुक्त हो जाएंगे। आपको चमड़ा छीलने, चमड़ा उतारने, चमड़ा सुखाने नहीं आता है लेकिन आप चमड़े के बारे में कुछ पढ़ लिए हैं तो आपको चमड़ा विभाग में नियुक्ति हो जाएगी। पशुपालन विभाग में, कृषि विभाग में, वनों में, मत्स्य पालन में, चमड़ा कारोबार में भारत की परंपरागत बहुत सारी जातियां रही हैं कि जो इसमें दक्ष रही हैं, जिनका काम ही यही था। तो जब उनका काम ही वही था तो उनके इस गुणों की उपेक्षा करके उनसे कहा जाता है कि पढ़ाई में कंपटीशन करो। पारंपरिक समाज में कार्य का बंटवारा जाति आधार पर था
और अब कहा जा रहा है कि पढ़ाई में कंपटीशन की बात करो। तो पढ़ाई में तो विशेष वर्ग का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अपर कास्ट का ही केवल विशेषाधिकार था, अन्यों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जब अन्य को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो उनको कहा जाएगा कि पढ़ाई में कंपटीशन करो, और जो पढ़ाई में पहले से पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो पहले से पढ़ते रहे हैं पीढ़ियों से, वह ज्यादा अंक हासिल करेंगे, वह उच्च अंकधारी होंगे। लेकिन यदि कृषि को चयन का आधार बना दिया जाए तो जानते हैं ना, कृषक जातियां सबसे अधिक अंक प्राप्त करेंगी। यदि पशुपालन को आधार बना दिया जाए तो पशुपालन की जो जातियां हैं, जो यादव वर्ग से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्गों से आते हैं, वो ज्यादा अंक हासिल कर लेंगे। अगर चमड़ा उद्योग को बना दिया जाए तो चर्मकार जातियां जो भारत में हैं वो सबसे ज्यादा अंक हासिल कर लेंगी, वो योग्य घोषित हो जाएंगी। तो संविधान समानता आधारित समाज की प्रस्तावना को प्रस्तावित करता है, जिसमें सबको समान अवसर मिलने लगा। तो ये विभिन्न जातियां जो पढ़ाई से इतर कार्य करती थीं, वे भी नई व्यवस्था में समायोजित हो सकें, पढ़ाई की व्यवस्था में समायोजित हो सकें, अपने आप को अनुकूलित स्थापित कर सकें, क्योंकि वो एक दूसरी व्यवस्था में थे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। तो आज जब वो उनको पढ़ने लिखने का समान अवसर दिया जा रहा है तो उनको आरक्षण दिया जा रहा है कि जो तुम पहले से नहीं पढ़े हो, पीढ़ियां तुम्हारी नहीं पढ़ी हैं, उसके बदले तुम्हें आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे तुम भी पढ़ लिख लो और नई समाज की स्थापना में तुम अपना योगदान दे सको। कोई किसी परीक्षा में कम अंक हासिल कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रत्येक क्षेत्र में अयोग्य हो गया है। जब उनकी किसी पद पर नियुक्त की जाएगी तो ऐसा नहीं कि वो उसको का काम को नहीं कर पाएंगे। कोई परीक्षा में कम अंक हासिल किया है और उसे हम पशुपालन विभाग में नियुक्त कर दें तो ऐसा नहीं कि वो पशुपालन विभाग में गुणवत्ताहीन काम करेगा या कम दक्ष होगा। उसके पूर्व अनुभव उसमें काम आएंगे जो पीढ़ियों से उसने अर्जित किया हुआ है। इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग मामलों में टिप्पणी की है जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम इसमें उल्लेखनीय है। इस 2019 में पदोन्नत के आरक्षण के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरिट को परीक्षा में मिले रैंक से नहीं नापा जा सकता। देखना यह होगा कि संविधान किस प्रकार की सामाजिक संरचना प्रस्तावित करता है, बनाने को कहता है। संविधान समानता पर आधारित न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था का निर्माण चाहता है। अतः जो इस लक्ष्य की ओर देश और समाज को ले जाएगा वही मेरिटोरियस माना जाएगा। मेरिटोरियस केवल वह नहीं है जो परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल करता है, अपितु वह भी है जो संवैधानिक लक्ष्य वंचित वर्गों के उत्थान को पूरा करे, जिससे विविधतापूर्ण और प्रातिनिधिक समाज सुनिश्चित हो, प्रशासन भी सुनिश्चित हो। कानून सामाजिक हकीकत को नकार नहीं सकता। सामाजिक हकीकत यह है कि ऊंच नीच है बहुत ज्यादा। संविधानकर्ताओं ने इन्हीं सामाजिक असमानताओं को ध्यान में रखकर और सदियों से चले आ रहे भेदभाव और पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। संविधान की इस परिवर्तनवादी दृष्टि को प्रशासनिक कार्य क्षमता और मेरिट जैसी भ्रामक कल्पना के कारण नकारा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण से अकार्यक्षम लोग प्रशासन में आते हैं, इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अकार्यक्षम लोग आते हैं। इसके अलावा अगर आरक्षित वर्ग जो बहुसंख्यक है भारत का को प्रशासन में अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो प्रशासन भी बहिष्कारात्मक होगा और इसकी विश्वसनीयता भी कम हो जाएगी। इसके ठीक विपरीत विविधता और समावेशन से प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी। जब अलग अलग वर्गों से लोग आएंगे तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसी विषय पर यूजीसी के पूर्व चेयरमैन सुखदेव थोराट का भी यही मानना है कि आरक्षण विरोधियों द्वारा प्रायः एक भ्रम फैलाया गया है कि आरक्षण से अनुपयुक्त लोग चयनित होते हैं, अयोग्य लोग चयनित होते हैं। इस पर उन्होंने कोई शोध नहीं किया है, कोई आंकड़ा वो पेश नहीं कर पाए हैं, कोई इंपेरिकल स्टडी नहीं है। केवल यह एक प्रचारित पूर्वाग्रह मात्र है जिससे आरक्षित वर्ग के लोगों को हतोत्साहित किया जा सके। इसी विषय पर एक बहुत महत्वपूर्ण शोध प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे जो इसमें अशोका विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, उन्होंने एक शोध किया। वो शोध बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे जो सबसे बड़ा रोजगारदाता है में 1980 से लेकर के 2002 के बीच की भर्तियों में ए और बी वर्ग की कार्यक्षमता, गुणवत्ता तथा उत्पादकता को लेकर के किए गए उनके शोध में पाया गया कि आरक्षण से गुणवत्ता बढ़ी है। बोर्ड डेवलपमेंट जर्नल में नवंबर 2009 में प्रकाशित उनके लेख के अनुसार प्रबंधकीय पदों तथा निर्णायक क्षमता के आधार पर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों का प्रदर्शन दूसरे कर्मचारियों से बेहतर पाया गया। प्रोफेसर सतीश देशपांडे के भी विभिन्न शोध से यही निष्कर्ष निकलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेरिट किसी परीक्षा के प्राप्तांकों से नहीं, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण
के कार्यों में मानी जानी चाहिए। वह कार्य मेरिटोरियस माने जाएंगे जो न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। भारत का संविधान सरकारी प्रशासन से जो संविधान की शपथ लेकर पद पर आते हैं उनसे अपेक्षा करता है कि संवैधानिक मूल्य समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को ही सही मायने में हासिल करने के लिए कार्य करें, और जो यह हासिल करने के लिए प्रयत्न करते हैं वही सही मेरिटोरियस हैं, ना कि जिन्होंने परीक्षा में कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हासिल करके पद पा लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर